हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। दिस साइड अनुप्रताप सिंह चौहान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जनरल साइंस के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज। तो जो जनरल साइंस का जो सिलेबस है आप आरपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो आप देखेंगे जो टॉपिक्स मैंने यहाँ अपने वाइट बोर्ड पे मेंशन कर रखे हैं वही टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। आप देखेंगे मैंने बस क्या क्या है कि जो सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स थे उनको कैटेगरी वाइज लिख दिया गया है। जैसे आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु तथा अणु, वो आपके फिजिक्स ब्रांच से रिलेटेड है और आपके केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है। सेकंड टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी आपका बल तथा गति के नियम। थर्ड टॉपिक है आपका वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा। फोर्थ टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक क्रियाएं तथा उसकी समीकरणें। फिफ्थ टॉपिक है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी जो आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। सिक्स टॉपिक है आपका वो है टिश्यूज यानी ऊतक। सेवंथ टॉपिक है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एट्थ टॉपिक है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसे कि आप ये आठों टॉपिक को देख रहे हैं जिसमें जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स हैं वो आपके फिजिक्स ब्रांच से रिलेटेड है और जो बाकी के 2 टॉपिक्स है फोर्थ एंड फिफ्थ वो हैं आपके केमिस्ट्री ब्रांच से रिलेटेड और टॉपिक नंबर 6, 7, 8 है वो है आपके बायोलॉजी से रिलेटेड। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो 9th टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन देखोगे तो वो आपके मैनेज एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। इसी प्रकार प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी जो आपके पर्यावरण की है उसकी सुरक्षा का टॉपिक है और इसी तरह बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आप देखेंगे तो ये जो तीनों टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 10 और टॉपिक नंबर 11 ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है यानी पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स इंग्लिश की भी यूज करूँगा, बाकी मेरा जो टीचिंग मेथड रहेगा वो पूरा प्योर हिंदी मीडियम के लिए रहेगा क्योंकि जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम से रिलेटेड वो हिंदी मीडियम लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु तथा अणु। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि परमाणु होता क्या है। व्हाट इज एटम। तो जो परमाणु की जो अवधारणा थी वो सबसे हमारे पहले भारतीय दार्शनिक थे। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, उन्होंने सबसे पहले परमाणु की अवधारणा दी थी। उन्होंने बताया कि परमाणु किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था है। सूक्ष्मतम अवस्था होती है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता यानी जो महर्षि कणाद थे उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ, अब पदार्थ में क्या हो सकते हैं, पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी होता है और पदार्थ की एक जो नई अवस्था है वो होती है प्लाज्मा। ठीक है। यानी जो पदार्थ की अवस्था है उसके अंदर वह सूक्ष्मतम अवस्था जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है, हमारा एटम परमाणु कहलाता है। ठीक है। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है। मैटर्स आपके होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस एंड इन प्लाज्मा स्टेट्स। ओके। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है। जिसको रासायनिक या फिर भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यानी परमाणु क्या हो गया, एक सूक्ष्मतम इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। सूक्ष्मतम इकाई जो विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ना ही रासायनिक क्रिया द्वारा अथवा भौतिक
क्रिया द्वारा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया क्या चीज है। अगर सबसे सरलतम तरीके से हम समझे कि रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया क्या है, तो रासायनिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है जो आप हमारे दैनिक जीवन में देखेंगे। जैसे कोई द्रव है, उसमें हम रासायनिक क्रिया कौन सी क्रिया हो सकती है, उबालना, ठीक है, ठंडा करना, ठीक है। अब जैसे आपका पानी है, ठीक है, उसको आप उबालेंगे तो क्या होगा, रासायनिक क्रिया होगी जिसके द्वारा वह उबलना स्टार्ट होगा और थोड़े समय पश्चात एक ताप पर वह वाष्पीकृत होके जो पानी की मात्रा है वो कम होने लग जाती है। इसी प्रकार ठंडा करना, जब हम पानी को ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के जैसे जैसे पास जाता जाएगा पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, तो जो अवस्था है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में हो जाता है जब हम पानी को ठंडा करना स्टार्ट करते हैं। और जब क्या बोलते हैं उबालना स्टार्ट करते हैं तो द्रव अवस्था से वो हो जाता है गैस अवस्था में, ठीक है। तो ये तो होगी रासायनिक क्रिया में, ठीक है, जो जिसको हमने द्रव के माध्यम से समझा। अब भौतिक क्रिया क्या होती है, जैसे कोई ठोस है, ठीक है, हम उस पर क्या भौतिक क्रिया कर सकती है। भौतिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, वह क्रियाएं जिनको हम हमारे दैनिक जीवन में महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बल लगाना, और इसके अलावा दाब लगाना, ये सब किस प्रकार की क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं, ठीक है। तो यानी किसी पदार्थ पे भौतिक क्रियाओं तथा रासायनिक क्रियाओं का बार बार प्रयास करने के बाद भी एक ऐसी अवस्था जिसके बाद उस पदार्थ का कोई और विभाजन नहीं हो सकता है, यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई जिस पर रासायनिक क्रियाओं तथा भौतिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि परमाणु क्या है, तो परमाणु किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसका विभाजन संभव नहीं है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो परमाणु है वो किसी पदार्थ की मूल इकाई है, ठीक है, जिसके द्वारा उसका निर्माण होता है। यानी किसी पदार्थ का निर्माण करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, परमाणु होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है वो है अणु, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अभी तक देखा था हमने परमाणु के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे अणु के बारे में। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात से बने पदार्थ को अणु कहते हैं। आवर्त सारणी के बारे में आपने सुना ही होगा, उसमें कुल 112 प्रकार के तत्व हैं, जिसमें आपके जो 92 यानी 92 जो एलिमेंट्स है, तत्व हैं, वो है प्राकृतिक, और इसके अलावा जितने बाकी के बचे तत्व हैं वो कितने हैं, कैसे, कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। तो अब आप यहां इसकी डेफिनेशन से देखेंगे कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात से। अब निश्चित अनुपात का मतलब क्या है, अब आप देखेंगे जो हाइड्रोजन एटम होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है, इसकी जो संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, एक। आपने छोटी क्लासेस में अपने क्या बोलते हैं प्राइमरी लेवल पे ये काफी अच्छे से पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन तत्व होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसकी संयोजकता होती है एक, ठीक है। यानी ये सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, यानी एकल बंध बना सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ अगर हमने क्लोरीन मिक्स कर दिया तो वो सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो HCl HCl हमारे क्या है, एक तरीके से अणु है, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे कि इसमें कितने परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु तो ये रहा, और एक दूसरा क्लोरीन परमाणु ये रहा, यानी दो परमाणु की तो हमें जरूरत कम से कम पड़ ही रही है। तो अणु निर्माण के लिए हमें जो कम से कम जो परमाणु की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, दो होंगी। इसके अलावा दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो से अधिक के लिए एग्जाम्पल आपका जल, जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं
और ऑक्सीजन का कितना है, 1 परमाणु है। तो यहाँ पे टोटल कितने परमाणु हो गए आपके, 3 परमाणु। तो जल हमारा जो अणु होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोजन से, वो निश्चित अनुपात में होने चाहिए, उनकी संयोजकता पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने बंध बनाएगा, किस प्रकार का बंध बनाएगा, कि एकल बंध बनाएगा, द्विबंध बनाएंगे, त्रिबंधीय स्ट्रक्चर वो फॉर्मेशन का करेगा। ठीक है, आपको परमाणु समझ में आ गया, अणु समझ में आ गया। डिफरेंस क्या है, अणु निर्माण के लिए परमाणु की आवश्यकता होती है, और परमाणु वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका आगे जाके विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब जैसे अणु का विभाजन करेंगे, जैसे HCl को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो हाइड्रोजन परमाणु मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी प्रकार क्लोरीन एटम भी हमें मिलेगा, परमाणु मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इनको नहीं तोड़ा जा सकता। हाइड्रोजन में तो हम क्या ही तोड़ेंगे, और क्लोरीन में हम क्या ही तोड़ेंगे, कुछ नहीं तोड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन परमाणु क्या होगी, सबसे छोटी इकाई होगी। इसी प्रकार क्लोरीन भी परमाणु भी एक सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं के प्रकार, कि अणु कितने प्रकार के होते हैं। जब हम अणुओं के प्रकारों को देखेंगे तो हमें 2 प्रकार के अणु मिलेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु के प्रकार। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका समांगी अणु। अब समांगी अणु क्या होता है, ऐसे अणु जिनमें जो परमाणु होते हैं वो समान तरीके के हो, यानी इसमें जो हम पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे समान प्रकार के परमाणु। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस। ओके, सेकंड है हमारा विषमांगी अणु। इसमें क्या होगा, इसमें जो परमाणु होंगे, यानी इस अणु के निर्माण में जो परमाणु होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार होंगे, डिफरेंट होंगे, भिन्न भिन्न, या हम इसको बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के परमाणु। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, H2O, इसमें हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है। तो जब क्या बोलते हैं अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से किसी अणु का निर्माण होता है तो वो कहलाते हैं विषमांगी अणु। और जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से किसी अणु का निर्माण होता है तो वो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, समांगी अणु। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जनरल डिटेल देखी थी, सामान्य जो परिचय देखा था परमाणु का, अणु का देख लिया। उसके बाद हमने अणु के प्रकारों को देख लिया। अब हम देखेंगे किसी परमाणु के लिए उसके भौतिक या उसके मूल भाग क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला नाभिक, जिसको बोलते हैं आंतरिक भाग। सेकंड होता है कोश, जिसको बोलते हैं बाह्य भाग, इंटरनल पार्ट एंड आउटर पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाभिक के बारे में कि नाभिक एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे ये कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो सबसे मूल ऊर्जा स्तर होती है, यानी जो इसका ओरिजिन होता है, जो मूल होता है,
वो होता है आपका नाभिक। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या क्या कौन कौन से कण मौजूद होते हैं? जो नाभिक के अंदर जो कण मौजूद होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य ऊर्जा कक्षों में गति करते हैं। ये जो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं बाह्य ऊर्जा कक्ष में, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक होता है वो आंतरिक भाग होता है, जिसके अंदर क्या कौन कौन से आपके कण मौजूद रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अभी हम पढ़ेंगे किसी तत्व के बारे में कि प्रोटॉन का मान क्या होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन की खोज किसने करी, ये सारी जानकारी हम करेंगे। यानी जो नाभिक होता है उसमें जो टोटल पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा आंतरिक भाग। ठीक है, ये हो गया हमारा नाभिक, ये वाला आंतरिक मूल भाग है जो, वो नाभिक हो गया। और जो नाभिक के और जो बाकी के ऊर्जा स्तर होते हैं, जितने भी ऊर्जा स्तर होता है, ये होते हैं हमारे कोष। ये भी कोष है, ये भी कोष है, और ये भी कोष है। ठीक है, यानी नाभिक को छोड़कर जितने भी ऊर्जा स्तर दिख रहे हैं आपको बाहर जितने भी ऊर्जा स्तर दिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कोष कहलाते हैं। ठीक है, जो पहला ऊर्जा स्तर होता है उसको बोलते हैं के, जो सेकंड ऊर्जा स्तर होता है उसको बोलते हैं एल, जो थर्ड ऊर्जा स्तर होती है उसको बोलते हैं एम। इसी प्रकार से एक और ऊर्जा स्तर अगर यहाँ होता, इस तरीके से एक ऊर्जा स्तर और होता तो इसको बोलते हैं एन। यानी जो नाभिक के तुरंत बाद जो पहला ऊर्जा स्तर होता है, पहला जो कोष होता है उससे बोलता है के कोष। जो दूसरे नंबर का होता है, देखो जैसे ये पहला नाभिक है तो ये कौन सा आपका? पहला है। ठीक है, पहला जो कोष है वो है आपका के उपकोष। इसके बाद जो दूसरा है ये सेकंड नंबर का दिख रहा है आपको, ये उपकोष, ये कहलाता है आपका एल। जो तीसरे नंबर का कोष है वो आपका कहलाता है एम उपकोष, और जो चौथे नंबर का उपकोष होगा वो कहलाएगा एन कोष। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या हो सकता है ये मैं आपको समझा रखूंगा। किसी कोष में, या हम इसको ही बोल सकते हैं उपकोष में, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2n²। n क्या है यहां पर? जहां n है मूल क्वांटम संख्या। ठीक है, जैसे ये एक नाभिक था, इसके बाद ये पहली ऊर्जा कोष, उसके बाद ये दूसरी ऊर्जा कोष, उसके बाद ये तीसरी ऊर्जा कोष, उसके बाद ये चौथी ऊर्जा कोष। ठीक है, अब आप देखेंगे जो पहला उपकोष था वो कौन सा था? वो था के। सेकंड वाला था एल, थर्ड उपकोष था एम, फोर्थ उपकोष था आपका एन। था या नहीं था? ठीक है, अब मैंने यह लिखा है कि किसी उपकोष या किसी कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n²। ठीक है, यानी n, इन उपकोषों के लिए n की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। ठीक है, तो k उपकोष के लिए n की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि पहला उपकोष है। l के लिए उपकोषों की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि दूसरे नंबर का उपकोष है। इसी प्रकार जो m उपकोष होगा उसके लिए n की संख्या होगी 3, और जो आपका चौथा उपकोष होगा वो होगा n उपकोष, इसके लिए n की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि चौथे नंबर का उपकोष है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। हम n की वैल्यू पुट करेंगे
तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 2। इसी प्रकार 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18। और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 32। यानी जो के उपकोष है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 2। इसी प्रकार जो एल उपकोष है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8 यानी 8। ये और जो एम उपकोष है उसके लिए आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18 यानी 18। और जो एन उपकोष है उसके लिए आपके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 32 यानी 32। ठीक है, यानी जो आपका जो के उपकोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो एल उपकोष है उसमें कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। उसके बाद एम में कितने होंगे 18, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। इस प्रकार जो 32 है वो भी आपके एन उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में कि अणु क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अणु के प्रकार देखे, समांगीय अणु और विषमांगीय अणु। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। उसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला तो होता है नाभिक, जो मूल भाग होता है वो होता है नाभिक, जो आप ये जो भाग है वो है आपका नाभिक। इसके अलावा जैसे ही ऊर्जा स्तर स्टार्ट होते हैं, पहले दूसरा तीसरा चौथा, वो होते हैं इसके बाह्य भाग जिनको हम बोलते हैं कोष। उनको क्या क्या नाम दिए गए KLMN। और प्रत्येक कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 2n²। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि के उपकोष के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो आपको पता है कि के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है। के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल के लिए 2 होती है, एम के लिए 3 होती है और एन के लिए 4 होती है। तो जैसे आप फॉर्मूले में पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करने के लिए 2n² में, तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो के लिए 2, एल के लिए 8, एम के लिए 18 और एन के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ अणुओं के बारे में, अणुओं की प्रॉपर्टी के बारे में। एक होता है आपके समस्थानिक परमाणु और एक होता है समभारिक परमाणु। उससे पहले हम देख लेते हैं जो आपके आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के जो तत्व को होता है उसको हम जनरल में ZXA अथवा ZXA इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर Z होता है वो होता है परमाणु संख्या। ठीक है, X होता है तत्व, जिस तत्व को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और A होता है वो होता है परमाणु भार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बताया था नहीं बताया था। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये किसके बराबर होते हैं, A, जिसको मैंने बोला था न्यूक्लियॉन, किस टोटल न्यूक्लियॉन। यानी जो आपका परमाणु भार होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन को मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और जो न्यूट्रॉन का सिंबल होता है जो प्रदर्शित करते हैं न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, तो P प्लस n बराबर क्या हो गया, A। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके तत्व होते हैं उसमें जो ये Z टर्म्स होती है, यानी जो परमाणु संख्या होती है, ये प्रोटॉन की संख्या को भी प्रदर्शित करता है, प्रोटॉन की संख्या को भी प्रदर्शित करते हुए। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि Z प्लस N बराबर A। तो जैसे ही आपको कोई तत्व दे रखा हो,
ठीक है। उसमें अगर प्रोटॉन की संख्या दे रखी हो और उसका हमें परमाणु भार दे रखा हो तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी A-Z। ठीक है, यहां से आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कार्बन परमाणु लेते हैं 6C12, ठीक है। अब आप इससे कंपेयर करोगे, इस वाले से इससे कंपेयर करोगे तो यहां से Z क्या हो जाएगा, Z बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले देखेंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन्स क्या है, A-Z, तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, A-Z यानी 12-6, तो 12-6 करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, 6। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि जो A होता है वो किसको दिखाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दिखाता है जब 12 है, ठीक है। तो यानी 6 तो न्यूट्रॉन है और 6 ही आपके प्रोटॉन से, आप देख सकते हैं ये आपके प्रोटॉन की संख्या, ये आपकी न्यूट्रॉन की संख्या है, और आपका जो टोटल है 12 वो आपकी न्यूक्लियस है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर कोई आपको तत्व प्रदर्शित कर रखा है, जैसे 6C12 दे रखा है, तो इसमें न्यूक्लियन की संख्या क्या हो जाएगी, तो न्यूक्लियन की संख्या हो जाएगी डायरेक्ट आपके 12, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 6, न्यूक्लियन की संख्या हो जाएगी 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ऐसे आप अदर एटम्स होते हैं, जितने भी अलग अलग परमाणु होते हैं उनके भी आप मान निकाल सकते हो, ठीक है। अब 2 तरीके के परमाणु होते हैं, एक तो होते हैं समस्थानिक और एक होते हैं समभारिक। एक है समस्थानिक परमाणु, दूसरा है समभारिक परमाणु। अब समस्थानिक परमाणु क्या होता है, समभारिक परमाणु क्या होता है, तो हम देखेंगे कि समस्थानिक परमाणु, अब आप देखेंगे सम स्थान यानी समान स्थानों, ठीक है। अब जो आपका कोई तत्व होता है वो ZX से रिप्रेजेंट करा जाता है। जहां पर A था वो क्या था, आपका परमाणु क्रमांक, यानी स्थान को दिखाता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कौन से क्रमांक का है, ठीक है। Z उसको दिखाता है, Z परमाणु क्रमांक को दिखाता है, ठीक है। अब समस्थानिक से आप क्या समझ रहे हैं, समान स्थानों, यानी उनका जो क्रमांक है वो सेम हो, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, समझ रहे हो आप। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परमाणु के हम समस्थानिक देख लेते हैं, 1H1, इसके अलावा 1H2, इसके अलावा 1H3। जो 1H1 होता है वो तो हाइड्रोजन होता है, जो 1H2 होता है वो होता है आपका ड्यूटेरियम, और जो 1H3 होता है वो होता है आपका ट्राइटियम, ठीक है। जब आप देखोगे इसका Z1 है, इसमें भी Z की वैल्यू 1 है, इसमें भी Z की वैल्यू 1 है, यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो तीनों समान है, लेकिन जो इनके परमाणु भार है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब समभारिक में क्या होगा, समभार यानी समान भार, सीधी सी बात है, ठीक है। ZX से, ठीक है, A क्या दिखाता है, परमाणु भार को दिखाता है, यानी ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो वो कौन से अणु कहलाते हैं, आपके समभारिक अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए C612, ठीक है, और C613, सॉरी 6C12 एंड
7C12। अब इसमें देखेंगे जो इनके परमाणु क्रमांक है वो डिफरेंट है, लेकिन जो इनके परमाणु भार है वो क्या है, समान है। लेकिन अब आप देखेंगे 6C12, इसमें Z की वैल्यू क्या है 6, A की वैल्यू क्या है 12, तो न्यूटन्स कितने हो जाएंगे A माइनस Z, तो न्यूटन्स की वैल्यू आएगी 6, किसके लिए 6C12 के लिए। लेकिन 7C12 में क्या होगा, Z बराबर 7, A बराबर 12, तो N बराबर क्या होगा आपका 5, ठीक है। तो जैसे आप इसके अंदर देखेंगे, जैसे आप इसके अंदर देखेंगे कि समभार क्यों हुए, कि इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है 5 होती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, और जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6। यानी इस वाले 6C12 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान है, किंतु 7C12 वाले तत्व के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या असमान है। इसी प्रकार आप 1H1, 1H2, 1H3 में देखेंगे तो इनके परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन इनके परमाणु भार असमान है। तो 1H1 में तो आपकी जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, एक में से एक को घटाएंगे तब 0 आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो इसमें जिस भी जो ये आप इफेक्ट देख रहे हैं ये सिर्फ किसके कारण है, न्यूट्रॉन की संख्या के कारण है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नए बाकी का जो भी इसमें टॉपिक बचा है, जैसे आप देखेंगे कि तत्व के बारे में, कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, द्रव धातु कौन सी है, सबसे सुचालक धातु कौन सी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर के देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ओमिक्रॉन का इफेक्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने रिश्तेदारों को ध्यान रखिए, अपने साथ वाला आस पड़ोस का सबका ध्यान रखिए, और वैक्सीन जिन्होंने नहीं करवाया है वो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। और स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय बाय।